अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अरहम कोचिंग एकेडमी। हमारा गैसियस चैप्टर चल रहा है और आज हम गैसियस चैप्टर में कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप लोगों के सामने टॉपिक लेकर आया हूँ, ये हमारे केपी सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये हमारे जो पंजाब का बुक है उसमें है। तो थोड़े से हम डिस्कशन करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास टेम्परेचर, अगर आपके पास ये कुछ इस तरह से है कि कुछ कन्वर्जन है कि फॉर एग्जांपल आपके पास टेम्परेचर के यूनिट्स, टेम्परेचर का जो यूनिट है वो आपके पास, टेम्परेचर को आप फ़ारेनहाइट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेम्परेचर को आप सेल्सियस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेम्परेचर को आप केल्विन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इनके कन्वर्जन पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, इनके कन्वर्जन पे कुछ सवालात पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज इनके कन्वर्जन के आप लोगों को फार्मूले बताऊंगा और आप लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह अगर इससे कोई एमसीक्यूज आता है तो आप लोग इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है कि अगर हम फ़ारेनहाइट को ले जाना चाहते हैं किस चीज़ में, सेंटीग्रेड में, यानी आपके पास कोई भी लेट से आपको गिवन है कि 8 फ़ारेनहाइट आपके पास टेम्परेचर है, तो ये सेंटीग्रेड में कितना होगा। तो इसके लिए फार्मूला जो है डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने फार्मूला लिखा है। जस्ट आप यहाँ पर सेंटीग्रेड में जो आपके पास टेम्परेचर आएगा 5 डिवाइडेड बाई 9, 8 माइनस 32। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास 8, ये आपके पास हो गया 8। अब जो आपके पास सेल्सियस में होगा विल बी इक्वल टू द 5 डिवाइडेड बाई 9 और यहाँ पर कर लेंगे 8 माइनस 32। इस तरह से फार्मूला यूज करके हम सेंटीग्रेड में मालूम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर कोई एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है तो जस्ट आप इन फार्मूले को अपने साथ रिवाइज करें, एक दो टेम्परेचर अपने फर्जी ले लें और इस पर आप प्रैक्टिस करें। अच्छा, अगला क्या है डियर स्टूडेंट्स, सेंटीग्रेड को आप फ़ारेनहाइट में लेकर जाना है। तो अगर सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में लेकर जाएंगे तो इस इक्वेशन को चेंज करेंगे, ठीक है जी, और इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके थोड़ा सा कन्वर्जन करके हमारे पास इक्वेशन आया है कि फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू द 9 डिवाइडेड बाई 5 सेंटीग्रेड प्लस 32। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एमसीक्यूज एक मरतबा ऐसे भी पूछा गया है कि आपके पास ये जो फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला भी आपसे पूछा गया है और डायरेक्ट कहा गया है कि इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इनटू द फ़ारेनहाइट देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला विल बी यूज्ड। ठीक है जी, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, अच्छा, इसके बाद क्या है, केल्विन टू सेंटीग्रेड। अगर आपने केल्विन को सेंटीग्रेड में लेकर जाना है सो सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू द के माइनस 273। आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 273 हो जाएगा। चार्ल्स लॉ में इस पर थोड़ी बहुत बात हो गई थी। हाँ, इस पर तो चार्ल्स लॉ में बात हो गई थी कि अगर हम सेल्सियस को केल्विन में लेकर जा रहे हैं तो हमारे पास फार्मूला है कि केल्विन विल बी इक्वल टू द सेल्सियस में जितना टेम्परेचर गिवन हो उसके साथ जस्ट 273 को क्या करें, प्लस करें। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास टेम्परेचर हो जाएगा दैट इज कन्वर्टेड, जो आपको सेल्सियस में गिवन है, और केल्विन में आप इसको क्या कर लेंगे, केल्विन में आप इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे और केल्विन में इसके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है और मैंने आप लोगों के लिए एक होमवर्क रखा हुआ है और वो ये है कि विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि आप इसको यहाँ पर देख लें, जो भी आपको नजर आ रहा है, जैसे भी आपको नजर आ रहा है तो प्लीज इसको आप क्या करें, खुद कैलकुलेट करें। यहाँ पर आपके पास 1 सेंटीग्रेड जो है ये 1 केल्विन के बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है। अच्छा, आपके पास 1 सेल्सियस जो है, क्या ये 273 केल्विन के बराबर होता है कि नहीं होता है। अच्छा, 32 फ़ारेनहाइट जो है, क्या ये 100 केल्विन के बराबर होता है कि नहीं होता है, ये भी आपसे सवाल है। और यहाँ पर आपके पास अच्छा दोनों ऑप्शन भी हो सकते हैं, इनमें से एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। अच्छा, तो सर ये किस तरह से एमसीक्यूज है, ये वैसे मैं आप लोगों को डरा रहा हूँ। आप लोग जस्ट यहाँ पर ये फार्मूला यूज करें और इन फार्मूला में आप इसका जस्ट क्या मालूम कर सकते हैं, रिलेशनशिप मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक रिलेशनशिप मालूम करना चाहता हूं और वो रिलेशनशिप कैसा है, वो रिलेशनशिप ऐसा है कि मेरे पास लिखा गया है कि 0 सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू द 273 केल्विन। तो अगर मैं यहाँ पर 0 सेंटीग्रेड लगाना चाहता हूँ तो 0 सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू द केल्विन में जो टेम्परेचर है वो कितना है, 273 है। 273 माइनस कर लेंगे, ना किसी से माइनस कर लेंगे, 273 से माइनस कर लेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास 0C का आंसर आ जाएगा। तो सिमिलरली आप इस तरह से सबका प्रूफ करके अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हैं, यहाँ ऑप्शन आप पिक कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यही आपके पास स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री जो है
स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री पर। ये पंजाब में थोड़ा सा टॉपिक है, इससे आपके लिए क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, मेरा जो अगला टॉपिक है वो है जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन पर मैं डिटेल से बात करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, जनरल गैस इक्वेशन को कंबाइंड गैस इक्वेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है ये आपके पास एक लॉ से नहीं आया है। आपके पास जो बॉयल्स लॉ है, आपके पास जो चार्ल्स लॉ है और आपके पास जो एवोगैड्रो लॉ है, इन तीन लॉज, ये तीन आइडियल गैस के लॉज हैं। ये तीन आइडियल गैस के लॉज हैं। इन तीन लॉज को मिलाकर डियर स्टूडेंट्स आपके पास एक इक्वेशन बनता है जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। इस गैस को जनरल गैस इक्वेशन कहा जाता है। इसकी एप्लीकेशन क्या है पूरी डिटेल से मैं बात कर लेता हूं, और यहां पर मेरा एक मिशन रहेगा और वो रहेगा आर जनरल गैस इक्वेशन कांस्टेंट, जिससे एमसीक्यूज आना कंफर्म है। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। जनरल आइडियल गैस इक्वेशन जो आपके पास है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये जनरल गैस इक्वेशन है आपके पास। ठीक है जी, इसको कंबाइंड गैस इक्वेशन भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये कहां से आया है? आप लोगों ने बॉयल्स लॉ को पढ़ा हुआ है मेरे साथ। बॉयल्स लॉ जो है डियर स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ कहता है कि द वॉल्यूम इज inversely proportional to the pressure by providing constant temperature and number of mole। ठीक है, फिक्स मास ऑफ गैस की बात हो गई थी। दूसरा जो है आप लोगों के पास डियर स्टूडेंट्स वो क्या है? आपके पास चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ में क्या बोलता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये भी बात हो चुकी थी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। यहां तक बात हो चुकी थी। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद है आपके पास एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रो इस तरह से है, एवोगैड्रोज लॉ है, और एवोगैड्रो नंबर वैसे मेरे मुंह से लिखना, एवोगैड्रो लॉ है, और वो क्या है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल, यानी जितने आपके पास नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आपके पास वॉल्यूम होगा। बाई प्रोवाइडिंग कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, बाई प्रोवाइडिंग कांस्टेंट टेम्परेचर, बाई प्रोवाइडिंग कांस्टेंट प्रेशर, बाई प्रोवाइडिंग कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कंडीशन आप सबको पता होना चाहिए। ये कंडीशन भी पूछते हैं कि इस लॉ के अंदर कौन कांस्टेंट होगा। इस लॉ के अंदर टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा और एन भी कांस्टेंट होगा। इस लॉ के अंदर कौन कांस्टेंट होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा और एन कांस्टेंट होगा। जबकि इस लॉ के अंदर कौन कांस्टेंट होगा? इस लॉ के अंदर आपके पास टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, इस लॉ के अंदर प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। तो ये है लॉ। अब इन तीनों लॉस को मैं अगर मिलाना चाहूं तो मेरे पास वॉल्यूम जो है विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के साथ? एन ऊपर हो जाएगा, टी भी ऊपर हो जाएगा, और डिवाइड कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, किस चीज पर डिवाइड कर लेंगे? प्रेशर पे डिवाइड कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन बन जाता है, और वो V इज इक्वल टू, यहां पर इस साइन को खत्म करने के लिए मैं R लगाऊंगा, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये मेरा आज का मिशन भी है, और मैं समझाऊंगा, इससे आने वाले MCQs पर बात करूंगा। ये हो जाएगा आपके पास नया फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करना चाहता हूं सो आपके पास हो जाएगा VP यानी वाइस प्रिंसिपल साहब विल बी इक्वल टू द NRT, और ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास जनरल गैस इक्वेशन बन जाएगा। स्टूडेंट्स कभी कभी आपसे डायरेक्ट जनरल गैस इक्वेशन का फॉर्म पूछा जाता है, तो ये जनरल गैस इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। अब ये जो जनरल गैस इक्वेशन है ये कौन से गैसेस के लिए होगा? सबसे पहला पॉइंट ये होगा आपके पास आइडियल गैस के लिए। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये आइडियल गैस इसको ओबे करेगा। अच्छा, आइडियल गैस इसको कौन से कंडीशन पे ओबे करेगा? एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, यानी आपने टेम्परेचर को जितना लिया, आपने प्रेशर को जितना लिया, इन सब पर अगर गैस आइडियल हुआ, गैस आइडियल नहीं होता है, गैस रियल होता है। ठीक है, अगर गैस आइडियल हुआ तो आपके पास ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये PV इज इक्वल टू NRT को ओबे करेगा। ठीक है जी, NRT को ओबे करेगा। ओबे करने से मेरा मतलब ये है कि अगर आपने यहां पर वैल्यूज पुट की हैं N की भी, R की भी और T की भी, और उनका VP प्रोडक्ट लेट से आपके पास 50 आ रहा है। कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। और अब मैंने 2 स्टूडेंट्स को लेबोरेटरी में भेज दिया और उसने इसको परफॉर्म करके उसके साथ भी इन दोनों का प्रोडक्ट 50 आ रहा था। तो इट मींस कि ये जो गैस का इक्वेशन है ये
आइडियल गैस ओबे कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर गैस आइडियल हुआ तो ये ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ओबे करेगा, लेकिन अगर गैस रियल हुआ, सवाल को गौर से सुनो, अगर गैस रियल हुआ, अगर गैस रियल गैस हुआ तो फिर ये जनरल गैस इक्वेशन को कौन से कंडीशन पे ओबे करेगा? एमसीक्यूज को सुनो। डियर स्टूडेंट्स, अगर गैस रियल हुआ तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा और प्रेशर बहुत ज्यादा कम होगा तो रियल गैस सुनो, एमसीक्यूज को सुनो, रियल गैस से बन जाएगा आइडियल गैस और फिर ये जाके इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। समझ चुके हैं मेरी बात को? यानी आपके पास ये जो PV इज इक्वल टू NRT, ये एक रियल गैस फॉलो करता है इस इक्वेशन को, लेकिन ये टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास टेम्परेचर कमाल का ज्यादा हो और प्रेशर कमाल का कम हो तो फिर रियल गैस से आइडियल गैस बनता है और फिर ये PV इज इक्वल टू NRT को ओबे करता है। ठीक है। हाँ, अगर आपके पास टेम्परेचर जो है वो कम हो और प्रेशर जो है वो ज्यादा हो, देन गैस विल बिहेव रियली और ये आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करेगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं रियल गैस इक्वेशन पर भी बात करूंगा। सो ये हो गए अबाउट द पॉइंट्स अबाउट दिस। ठीक हो गया? अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर मैं एक और चीज आप लोगों को आइडेंटिफाई करवाना चाहता हूं कि वो है आपके पास आर क्या होता है। ठीक है, आर क्या होता है? आर जो है इसको कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसको कहा जाता है और इस पर इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम यही जो PV इज इक्वल टू NRT है इस पे और डिस्कशन करना चाहते हैं, फिर हम आर की तरफ आते हैं। ठीक है जी, चलो इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको थोड़ा सा यहां से रिमूव कर देता हूं और फिर आते हैं यहां पर। ठीक, अच्छा जी, हमारे पास इक्वेशन आ चुका है। इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू NRT। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक मोल गैस मुहैया है कि कितना मोल गैस है? 1 मोल गैस है, उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिखो। तो अगर आप यहां पर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स PV विल बी इक्वल टू द RT। ये आपके लिए बन जाएगा, किस चीज के लिए बन जाएगा? ये आपके लिए बन जाएगा फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस के लिए जनरल गैस इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके पास यहां में कुछ लिखने जा रहा हूं और वो है आपके पास डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको मैंने यहां पर लिख लिया है। ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए कुछ इक्वेशंस डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग जस्ट मेरे साथ रहिएगा। एक मैं और चीज जानता हूं कि N इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई M, यानी मास गिवन डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास। अब अगर मैं यहां पर N की वैल्यू पुट करूं सो PV विल बी इक्वल टू द मास गिवन डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास और यहां पे क्या बन जाएगा? RT बन जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहता हूं तो मैं इसको इस तरह से रीअरेंज कर सकता हूं कि आपके पास हो जाएगा PV MRT, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगर मैं ऐसे कर लूं कि मैं इसको वॉल्यूम पे डिवाइड करूं और इसको भी मैं वॉल्यूम पे डिवाइड करूं तो यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा। सो P और मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू द MV और यहां पर क्या हो जाएगा? RT हो जाएगा। जस्ट इसको सेपरेट लिख लिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला टर्म जो है यह भी मैंने आपके सामने लिखा था कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। सो P डॉट M विल बी इक्वल टू द D और यहां पर क्या हो जाएगा? RT। अब स्टूडेंट्स, मुझे डेंसिटी चाहिए तो इसको मैं यहां पर डिवाइड कर लूंगा RT पर और इस इक्वेशन को भी मैं RT पे डिवाइड कर लूंगा। सो प्यारे बच्चों, डेंसिटी विल बी इक्वल टू द क्या हो जाएगा? P डॉट M डिवाइड कर लेंगे किस चीज पर? RT पे डिवाइड कर लेंगे। सो ये आइडियल गैस इक्वेशन से अखज़ शुदा एक इक्वेशन है दैट इज यूज्ड, गौर से सुनिएगा, दैट इज यूज्ड in order to find out the density of a gas। किस चीज के लिए यूज होता है? That is used in order to find out the density of a gas। कौन सा गैस? रियल या आइडियल गैस। कौन सा गैस? आइडियल गैस। अब आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि हमारे पास प्रेशर जो है, प्रेशर पहले 1 atm था। एमसीक्यूज को गौर से सुनो, प्रेशर पहले 1 atm था, अब प्रेशर को हमने 2 atm किया है। बताइएगा डेंसिटी के साथ क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सो आप अपने साथ नोट करें कि D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P। ये पहला एमसीक्यूज आपका कवर हो जाएगा। अब इसके बाद आपके पास क्या है कि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो पहले 10 था, अब टेम्परेचर को हमने बढ़ा के कितना किया है? टेम्परेचर को हमने बढ़ा के 20 कर दिया है।
ठीक है। अब बताइएगा डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। सो डेंसिटी का टेंपरेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है। डेंसिटी का टेंपरेचर के साथ कौन सा रिलेशन है? डेंसिटी का टेंपरेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो टेंपरेचर के बढ़ने से डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब अगर स्टूडेंट सवाल ऐसे आ गया, ये रिलेशन तो आपको पता चल गया है, ठीक। अच्छा, अगर हम प्रेशर को 2 गुना बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कितना गुना डिक्रीज होगी? ये भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम टेंपरेचर को 3 गुना बढ़ाएंगे तो बताइएगा डेंसिटी कितनी गुना डिक्रीज होगी? ये भी आपसे क्वेश्चन सवाल किया जा सकता है, ये भी एक एमसीक्यूज है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेट से मास भी गिवन है कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना है? 24 है, ठीक है। आपके पास प्रेशर जो है वो 2 atm है, आपके पास आर की वैल्यू जो है वो है 0.083 और आपको टेंपरेचर भी गिवन है, टेंपरेचर जो है वो 30 सेल्सियस है। बताइएगा डेंसिटी ऑफ अ गैस कितना होगा? इस तरह से भी न्यूमेरिकल आपके पास आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने डेंसिटी का एक इक्वेशन आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ अ गैस प्रेशर पर डिपेंड करता है, कांस्टेंट नहीं होती है, पता होना चाहिए। टेंपरेचर पर डिपेंड करता है, कांस्टेंट नहीं होती है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ अ गैस अगर सेम, प्रेशर भी सेम, टेंपरेचर भी सेम, तो मुझे आंसर दीजिएगा डेंसिटी किस चीज पे डिपेंड करेगा? क्या मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? तो अगर मॉलिक्यूलर मास की बजाय वो ये वर्ड इस्तेमाल करे एमसीक्यूज में कि नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा, तो प्यारे बच्चों आप लोग आंसर कर सकते हैं ना कि नेचर ऑफ गैस पर भी डेंसिटी डिपेंड करता है। अगर आपको कंफ्यूज करे और आपसे कहें कि अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन, सही है, आइडियल गैस इक्वेशन के मुताबिक एक गैस की जो डेंसिटी होगी वो क्या नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है? तो यस, नेचर ऑफ गैस मींस उसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक हो गया जी। तो इस पर भी आपके पास क्या कर सकता है? डिपेंड कर सकता है। ये हो गया आपके पास डेंसिटी के बारे में बातें। अगर आपको डेटा भी गिवन है तो आप डेंसिटी ले सकते हैं। और डबल करता है तो क्या होता है, डबल करता है तो क्या होता है, सब पर मैंने डिस्कशन किया है। सो ये भी अपने साथ नोट करें, ये भी क्वेश्चन आता है आइडियल गैस इक्वेशन से, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं, आगे भी थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं, ठीक है जी। चलो आप इसको नोट करें। चलो जी, आगे हमारे पास ये है P डॉट वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमारे पास क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं जानता हूं कि n इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास, ये आपके पास है, ठीक है जी। मास गिवन डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास, ये आपके पास इक्वेशन है। अगर मैं इसको यहां डायरेक्ट पुट करूं, सो P डॉट वी विल बी इक्वल टू द m n और यहां पर क्या हो जाएगा? आर टी हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम ऐसे कर लें कि इन दोनों को रीअरेंज करें तो हमारे पास हो जाएगा P डॉट वी और बड़ा M यानी मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू द स्मॉल m और यहां पर क्या हो जाएगा? आर टी यानी मास गिवन। अब अगर मास गिवन भी आपके पास डिमांड हो, अब अगर मास गिवन भी आपके पास डिमांड हो तो यहां पर हो जाएगा आर टी और यहां पर क्या हो जाएगा? आर टी, ठीक है जी। इन दोनों को यहां से कैंसिल आउट कर लेंगे। सो मास ऑफ अ गैस कैन बी फाइंड आउट, अगर आपके पास प्रेशर ऑफ अ गैस गिवन हो, अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ अ गैस गिवन हो, अगर आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस गिवन हो और इसको डिवाइड कर लेंगे आर टी पर। सो स्टूडेंट, ये भी आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगा। सो याद रखिएगा, मेरे साथ रहें, आइडियल गैस इक्वेशन इज यूज्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ अ गैस। आइडियल गैस इक्वेशन इज यूज्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मास ऑफ अ गैस। अगला सुनिएगा, आइडियल गैस इक्वेशन इज यूज्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस किसके बराबर हो जाएगा? अगर इसको मैं रीअरेंज करूं, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस विल बी इक्वल टू द, डियर स्टूडेंट्स, किसके बराबर हो जाएगा? मास ऑफ अ गैस आर टी और इसको डिवाइड कर लेंगे P डॉट वी पर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर एक सवाल आता है, एक क्वेश्चन आता है और आपसे कहा जाता है कि मास ऑफ अ गैस लेट से आपके पास 5 ग्राम है, आर की वैल्यू भी आपको गिवन है, टी की वैल्यू भी आपको गिवन है और साथ में प्रेशर भी आपको गिवन है और वॉल्यूम भी आपको गिवन है और आपसे मॉलिक्यूलर मास
की बजाय, मालिकुलर मास की बजाय आपसे कहा गया है कि बताइएगा ऑप्शन नंबर ए ये हाइड्रोजन गैस है, ऑप्शन नंबर बी ये हीलियम गैस है, ऑप्शन नंबर सी ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑप्शन नंबर डी ये आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने इन सारे वैल्यूज को पुट कर दिया और मेरे पास आंसर 45 आ गया, तो मेरे माइंड में ये होना चाहिए कि 45 इन सब में से किसका मॉलिक्यूलर मास है, तो मैं ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट मार्क करता हूं। तो इस तरह से आप नेचर ऑफ अ गैस भी मालूम कर सकते हैं, कौन सा गैस है ये भी मालूम कर सकते हैं, किसका सहारा लेके, आइडियल गैस इक्वेशन का सहारा लेके। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं मालूम कर रहा हूं डेंसिटी, ये जो मैं मॉलिक्यूलर मास मालूम कर रहा हूं, ये मैं जो भी मालूम कर रहा हूं प्यारे बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए होगा। और अगर ये रियल गैस था, सो इट विल बी ओबेड एट अ हाई कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड हाई कंडीशन ऑफ प्रेशर। इंशाल्लाह रियल गैस में इस पर मैं बात कर देता हूं, ठीक है जी। तो ये था आपके पास के पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का मतलब क्या है और इससे हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे आपके पास है जनरल गैस इक्वेशन हेल्प्स अस टू फाइंड आउट। ऑप्शन नंबर ए में डेंसिटी ऑफ अ गैस, यस। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में आपके पास है मास ऑफ अ गैस, यस। ऑप्शन नंबर सी में आपके पास है मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस, यस। ऑप्शन नंबर डी में आपके पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है आपके पास ऑल ऑफ दीज। सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अभी आप लोगों ने देख लिया है, तो इस तरह से भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब मैं एक और चीज पे बात करने जा रहा हूं और वो आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो है आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका नाम है आर। इस पर अभी हम बात करेंगे, इसके सिग्निफिकेंस पढ़ाएंगे, इसके डिफरेंट यूनिट्स में पढ़ाएंगे, इंशाल्लाह इसे हम बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है, जनरल गैस इक्वेशन आर, वैल्यूज एंड यूनिट ऑफ आर। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर, आप लोग जरा सा गौर करें, मैं यहां पर ले लूं प्रेशर, मैं यहां पर ले लूं वॉल्यूम, मैं यहां पर ले लूं नंबर ऑफ मोल और मैं यहां पर ले लूंगा टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि P डॉट V इज इक्वल टू nRT, ये इसके बराबर होता है। अब अगर डियर स्टूडेंट्स मैं ऐसे करूं कि R विल बी इक्वल टू द P डॉट V डिवाइडेड बाई NT, ये हो जाएगा आपके पास, सही है जी। सो आर विल बी इक्वल टू द, अब स्टूडेंट्स अगर आप यहां पे जरा सा गौर करें कि आर की वैल्यू जो होंगी वो प्रेशर पर डिपेंड करेगी, वो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी, वो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करेगी और वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो आप टेम्परेचर ले रहे हैं, तो टेम्परेचर आपने बड़ा टी लिया है, इट मींस कि टेम्परेचर शुड बी इन अ केल्विन, टेम्परेचर शुड बी इन अ केल्विन, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल यानी मोल का यूनिट जो है वो आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो मोल है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज पर मैं बात करता हूं कि प्रेशर का यूनिट चेंज हो सकता है, वॉल्यूम का यूनिट चेंज हो सकता है, ये दोनों यूनिट्स आपके पास कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि आइडियल गैस की बात होगी तो उसका हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें चार्ल्स लॉ इन्वॉल्व है, चार्ल्स लॉ इन्वॉल्व है, चार्ल्स लॉ इन्वॉल्व है, और इसी वजह से हम टेम्परेचर को केल्विन से चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चार्ल्स लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ केल्विन स्केल पे एप्लीकेबल है, ठीक है जी। और साथ में नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल को हम मोल में ही कंसीडर करते हैं, यानी ये एक कॉमन यूनिट है, हम केमिस्ट्री में इसका यूज करते हैं। तो अगर मैं यहां पर इसका वैल्यू का हेडिंग दे दूं, किस चीज का हेडिंग दे दूं डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू का हेडिंग दे दूं, तो स्टूडेंट्स आपके सामने मैं सबको लाने की कोशिश करता हूं, फिर देखते हैं और डिस्कशन करते हैं। यहां पर थोड़ी सी स्पेस कम है इनमें, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर देता हूं मुकम्मल तौर पर। डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके पास टेम्परेचर का यूनिट। देखो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर का यूनिट प्यारे बच्चों सबके लिए कांस्टेंट है, सो टेम्परेचर का यूनिट यहां पे कांस्टेंट हो जाएगा, यानी ठीक है, ये बात हो गई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप आ जाएं तो आपके पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल की बात हो जाएंगे, यानी ये नंबर ऑफ मोल यानी मोल की भी यूनिट जो है डियर स्टूडेंट्स यहां पर आपके सामने नजर आ रहा है, मोल की भी यूनिट वही सेम है। इट मींस कि नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर का यूनिट चेंज नहीं होगा, नो चेंज,
क्या है प्यारे बच्चों, नो चेंज, यानी यहां पर ये चेंज नहीं होगा। ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक हो गया। ये पहला पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। वैल्यूज याद करवाने का तरीका बताता हूं। यही वैल्यूज तो आते हैं एमसीक्यूज में, लेकिन मैंने पहला ट्रिक क्या बताया कि नंबर ऑफ मोल यानी पर मोल का जो यूनिट है और टेंपरेचर का जो यूनिट है, ये डियर स्टूडेंट्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो है, इसके बाद इस तरह से है कि प्यारे बच्चों, अगर आप यहां पर प्रेशर को ले लें, प्रेशर और वॉल्यूम, यानी अगर आप प्रेशर को एटीएम वाली यूनिट में ले लें और वॉल्यूम को आप डीएम क्यूब, ये डीएम क्यूब है, इस यूनिट में ले लें, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आर की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, वो आएगी आपके पास 0.821। ये आपके पास किस चीज की वैल्यू आएगी, ये आपके पास आर की वैल्यू आएगी, ठीक है जी। आर, तो ये यहां पर आपके पास डियर स्टूडेंट जो है, ये वीडियो थोड़ी सी मुझसे गलती हुई है और मैंने इसको प्रिंट सही नहीं किया है, यानी मैंने इसको सही नहीं लिखा है। डियर स्टूडेंट, इसको जस्ट आप सही करें, 0.0821 इसका इसकी ये वैल्यू है, इसको प्लीज आप याद करें। बस आप इस तरह से याद करें कि हमारे टीचर से गलती हो गई थी और इसने इसको 0.08 लिखा था, न कि 0.008 लिखा था। ये वैल्यू आएगी अगर हमारे पास एटीएम होगा या हमारे पास डीएम क्यूब होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम ऐसे करता हूं कि मैं एटीएम को टार में लेके जाना चाहता हूं। किस चीज में लेके जाना चाहता हूं, टार में। तो आपको पता है, मैंने आपको समझाया है कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टार के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको टार में लेके जा रहा हूं तो इस फिगर को टार के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो स्टूडेंट्स आपके पास बन जाता है, वो क्या बन जाता है, 62.4 टार डीएम क्यूब पर केल्विन रह जाएगा। अब मैंने एक मर्तबा टार को चेंज किया, अब टार को यहीं पे कांस्टेंट रखता हूं। लेकिन अगर प्यारे बच्चों टार की बजाय ऐसे हुआ कि यहां पर mm ऑफ एच का वर्ड इस्तेमाल किया था, नो टेंशन, आपने टेंशन नहीं लेना है। टार का यूनिट हो या mm ऑफ एच का यूनिट हो, आर की यूनिट 62.4 होगी, आर की यूनिट 62.4 होगी। प्लीज ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं एक और काम करता हूं, मैं आप लोगों के लिए यहां पर एक और काम करने जा रहा हूं, और वो ये है कि टार को मैंने अब कांस्टेंट रखा, लेकिन मैंने डीएम क्यूब को किस चीज में लेकर आया हूं, सीएम क्यूब में लेकर आया हूं। डीएम क्यूब को मैं सीएम क्यूब में लेकर आया हूं। तो इस फिगर को जो आपके पास किया है 62.4 जो है, इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। जब इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 62.4 और यहां पर 2 जीरो लगा लूंगा। अच्छा, टार तो अपनी जगह पर है और सीएम क्यूब अपनी जगह पर है, मोल और पर केल्विन हो जाएगा, पर मोल और पर केल्विन हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, मैं अब फिर से ऐसे करता हूं कि मैं ये जो आपके पास न्यूटन मीटर आया है, मैं ऐसे काम कर देता हूं। टार जो है यानी प्रेशर जो है, प्रेशर का एक यूनिट है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन, डिवाइड करते हैं मीटर स्क्वायर पर और मल्टीप्लाई। अब एक काम सुनिएगा स्टूडेंट्स, मैं इस सीएम क्यूब को ले जाना चाहता हूं मीटर क्यूब में। अगर मैं इसको मीटर क्यूब में लेके जाऊंगा तो आप देखें यहां से ये चला जाएगा, यहां से स्क्वायर चला जाएगा, सो न्यूटन विल बी इक्वल टू द क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस दोनों को चेंज करके न्यूटन मीटर में ला रहा हूं तो मेरे पास इसकी वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी, मेरे पास इसकी वैल्यू 8.3143 बन जाएगी। ये आप लोगों ने इस तरह से याद करना है। अब आप लोगों को पता है कि 1 जॉल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। तो अगर मैं इस जॉल को, न्यूटन मीटर को जॉल में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो प्यारे बच्चों वही यूनिट रहेगा, वही वैल्यू रहेगा, जस्ट यूनिट जॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपके पास यहां तक आ चुका है। अब अगर मैं जॉल को किलोरीज में लेकर जाना चाहता हूं तो मेरे पास ये यूनिट जो है, ये फिगर जो है, ये 8.3 से चेंज होके 1.9 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको फिर आर्ग में लेके जाना चाहता हूं तो ये फिगर चेंज होके 8.314, यानी यही फिगर जस्ट इसके साथ 10⁻⁷ आर्ग मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये आपके पास किस चीज की वैल्यू मैंने लिखे हैं, ये आपके पास मैंने वैल्यू लिखे हैं, किस चीज के मैंने लिखे हैं, मैंने आर की वैल्यू लिखे हैं, मैंने मोल को कांस्टेंट रखा, मैंने
केल्विन को कांस्टेंट रखा, जस्ट मैंने एटीएम को टार में, फिर टार को वही रखा, फिर न्यूटन मीटर में, फिर जॉल में, फिर कैलोरीज में और फिर आर्ग में लेके गया हूं। स्टूडेंट आपके सामने कुछ डेटा आ जाएगा, उसका सहारा लेकर आप यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 1 न्यूटन मीटर विल बी इक्वल टू द 1 जॉल, तो वहां आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको यह भी पता है कि 1 कैलोरीज विल बी इक्वल टू द 4.184 जॉल। अब आपसे यह भी इन टेस्ट में पूछा जा सकता है कि 1 जॉल विल बी इक्वल टू द हाउ मेनी कैलोरीज, जिस तरह के आपसे यहां पर मैंने पूछा है कि आपने मुझे इसका आंसर देना है कि 1 जॉल विल बी इक्वल टू द हाउ मेनी कैलोरीज, या 1 जॉल, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी आपको पता होना चाहिए जो मैंने यहां पुट किया है, और मेरे पास जो ये वैल्यू आई है वो ये है कि 1 जॉल इज इक्वल टू 10⁻⁷ आर्ग। तो ये आपके पास सारे के सारे रिलेशन है। अब मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सब वैल्यू को आप जस्ट एक मर्तबा अपने साथ नोटबुक पर लिखें, और ये जो मैंने रिलेशन आपको दिए हैं इस रिलेशंस का यूज करके कैलकुलेटर के जरिए से एक मर्तबा इसको कैलकुलेट जरूर करें, फिर इंशाल्लाह आपको याद रहेंगे। ठीक है जी, अच्छा चलो आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्या है, आगे आपके पास एक एमसीक्यूज आ चुका है, और एमसीक्यूज ये है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन एसआई यूनिट। रुकिएगा, एसआई यूनिट में स्टूडेंट्स आपके पास ये वाला एक वैल्यू है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं इसको, इस एमसीक्यूज को प्लीज अपने साथ नोट करें। यहां पर मैंने सितारा लगा लिया है, और ये आपके पास दूसरा यूनिट है, यहां पर भी मैंने आपके सामने स्टार लगा दिया है। ठीक है जी, अब ऐसा है स्टूडेंट्स कि आपके साथ ये जो जॉल जो है ये एनर्जी का एसआई यूनिट है, जबकि न्यूटन मीटर इसका एसआई यूनिट नहीं है। तो अगर इन दोनों में कभी कंपटीशन हुआ तो ये वाला यूनिट जो है ये एसआई पड़ेगा, लेकिन अगर ये वाला यूनिट नहीं था जिसमें जॉल था, तो उसमें अगर न्यूटन मीटर वाला यूनिट था तो ये सेकेंडरी बन जाएगा एसआई यूनिट। ठीक है जी, ये आपके पास इस तरह से हो सकता है, और ये आपके सामने ए आ चुका है, ये आपके सामने किया है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा हाउ द वैल्यू ऑफ आर गेट, वैल्यू ऑफ आर को हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ आर किस तरह से, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर जो है वो आपके पास आ रहा है, उसको हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो आर की डिफरेंट वैल्यू आ रही है डियर स्टूडेंट्स, ये आर की डिफरेंट वैल्यू नहीं है, ये आर की डिफरेंट वैल्यू नहीं है, आर का एक ही वैल्यू होता है, जस्ट अगर यूनिट चेंज होता है तो उसके साथ वैल्यू चेंज होता है। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपके पास आर की वैल्यू कहां से आई है, अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, सो आर विल बी इक्वल टू द पीवी डिवाइडेड बाई आर टी। ये आपके पास क्या हो जाएगा, आर के लिए आपके पास इक्वेशन हो जाएगा। तो अगर आपको प्रेशर गिवन हो कि प्रेशर आपके पास 1 atm है, वॉल्यूम भी गिवन हो कि वो कितना है 25.4 है, साथ में नंबर ऑफ मोल भी गिवन हो वो कितना है 1 है, 1 मोल है, और आपके पास क्या गिवन है, ये पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हमसे क्या हुए, ये टी है, टी सही है, और टेम्परेचर भी आपके पास गिवन है। तो आप यानी फॉर एग्जांपल 0 सेल्सियस, या अगर आप इसको 273 केल्विन लेते हैं तो ये भी आपके पास क्या है, गिवन है। सो सिमिलरली आप यहाँ पर मैंने वॉल्यूम को क्यों 22.4 dm³ लिया है, तो स्टूडेंट्स मैंने एक चीज़ का सहारा लिया जिसका नाम कौन है, एवोगैड्रो प्रिंसिपल है। और एवोगैड्रो प्रिंसिपल जो है वो आपके पास क्या है, एवोगैड्रो प्रिंसिपल जो है वो आपके पास ये है कि एवोगैड्रोस प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि अगर आपके पास 1 मोल हो किसी गैस का, अगर आपके पास किसी गैस का 1 मोल हो और वहाँ पर जो आपके पास वॉल्यूम है वो वहाँ पर जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा 22.4 dm की वॉल्यूम आपको ऑक्यूपाई करेगा, बशर्त ये कि आपके पास कंडीशन क्या हो, एसटीपी हो। तो इन सब कंडीशन पर लेके हमने यहाँ पर ये लगा लिया है। अब अगर स्टूडेंट्स मैं वॉल्यूम का ऐसे कर लूँ कि मैं वॉल्यूम को dm³ के बजाय मैं वॉल्यूम को cm³ में लिखना चाहूँ, तो ये भी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ और आर की वैल्यू मेरे पास आ सकती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको एटीएम के बजाय mm ऑफ एजी यानी 760 mm ऑफ एजी की वैल्यू में पुट कर सकता हूँ। तो इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज पुट करके, डिफरेंट यूनिट्स पुट करके मेरे पास आर की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो ये है कि क्या आर की वैल्यू चेंज होती है, आर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर आपके पास कंडीशंस सेम हो तो आर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो फिर सर ये आर की जो वैल्यू है ये डिफरेंट क्यों आ रही है, तो आपका आंसर होगा आर की वैल्यू जो है वो यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ वॉल्यूम के चेंज होने पे डिपेंड कर रहा है
किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? यूनिट, नॉट देयर वैल्यूज। सही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिस्टम है, एक सिस्टम का प्रेशर जो था वो कितना एटीएम था? 1 एटीएम था। ये मेरे पास प्रेशर है। सही है। अब प्रेशर मेरे पास दूसरा हो गया और वो कितना हो गया? 2 एटीएम मेरे पास क्या हो गया? प्रेशर हो गया। ये 1 एटीएम है और ये दूसरा क्या है आपके पास? 2 एटीएम है। और वही कंडीशन है, जस्ट मैंने प्रेशर को बढ़ा लिया तो क्या आर की वैल्यू इन दोनों के लिए डिफरेंट आएगी? नॉट एट ऑल। आर की वैल्यू इन दोनों के लिए क्या होगी? सेम होगी। हाँ हाँ, आर की वैल्यू इन दोनों के लिए डिफरेंट तब होगी अगर मैं एक मरतबा प्रेशर को एटीएम में ले लूं और दूसरे मरतबा मैं प्रेशर को एमएम ऑफ एचजी में ले लूं। तो डियर स्टूडेंट्स, चेंज होगी वैल्यू। इट मींस दैट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रेशर और वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। इट purely depends upon the value, not units of the pressure and units of the volume पर ये डिपेंड करता है, जिस तरह के आर की वैल्यू में आपने देख लिया। ठीक है जी। यहां पर यह है आर की वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, तो वो प्रेशर पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, या नन ऑफ दिस पे डिपेंड करता है। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस, यानी नन ऑफ दिस पे डिपेंड करता है। तो सर ये चेंज क्यों होता है? तो अगर एमसीक्यूज में ऐसे होता वैल्यू के बजाय अगर वो यूनिट्स की बात करता तो हम लगा लेते हैं कि ऑल ऑफ दिस, यानी सब पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो किस चीज की बात करता? अगर वो यूनिट्स की बात करता। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ आर पे थोड़ी सी बात कर देते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ आर पे थोड़ी सी बात कर देते हैं। याद रखिएगा मेरा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ आर, सिग्निफिकेंस ऑफ आर। ठीक है। अब मैं पीछे दोबारा से जा रहा हूं। मैं पीछे यहां पर आ चुका हूं और मैं यहां पर आ चुका हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप अगर आप यहां पर एक चीज देखें, ये है आपके पास प्रेशर और ये है वॉल्यूम। आप लोगों ने एक चीज पढ़ा हुआ है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो यहां पर आपके पास वर्क जो है, वर्क को हम एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पे जरा सा सोचें कि मेरे पास एक सिस्टम है, वो कितना है? वो 1 मोल है और उस सिस्टम के पास जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन है। बताइएगा उस सिस्टम के पास कितनी एनर्जी होगी? तो उस सिस्टम के पास जो एनर्जी होगी वो होगी ये गलती हुई है यहाँ पर, 0.0821 ये एटीएम डीएम क्यूब। इसके पास कितनी क्या होगी? एनर्जी होगी, या इतना वर्क डन ये कर सकता है। ठीक है जी। तो चलो अपने टॉपिक पे चलता हूं और टॉपिक मेरा क्या है? टॉपिक है मेरा सिग्निफिकेंस ऑफ आर, यानी यूनिट ऑफ एनर्जी। आप लोगों ने अभी तक जितना यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ा है वो आपने कैलोरीज पढ़ा है, वो आपने जॉल पढ़ा है, वो आपने क्या पढ़ा है? आपने अर्ग पढ़ा है, आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा है। लेकिन यहां पर आपके पास एटीएम पर डीएम क्यूब हो सकता है, जिस तरह मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया प्रेशर वॉल्यूम वर्क, यहां पर ये भी हो सकता है। ठीक है। सिमिलरली आपके पास टार सीएम क्यूब भी हो सकता है, आपके पास न्यूटन मीटर भी हो सकता है। सो प्लीज ये एमसीक्यूज आपने अपने साथ नोट करना है कि दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ वर्क। जो प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में हम बात करते हैं, प्लीज इसको नोट करें, मैंने ऊपर समझा दिया है। ठीक है। अब मैं एक और बात करता हूं और वो बात इस तरह से है, मैं दोबारा से पीछे जा रहा हूं। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक सिस्टम है जिनमें से 1 मोल आपने लिया है, 1 मोल आपने गैस को लिया है और इसका टेम्परेचर अगर आपके पास लेट से केल्विन में गिवन है जितना भी है, और बताइएगा उसके पास कितनी एनर्जी होगी? तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी? उसके पास एनर्जी होगी 1.987 कैलोरीज उसके पास एनर्जी होगी। अब अगर मैं इसको एक और अंदाज में कहना चाहूं कि मेरे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में कितना है? इस सिस्टम में 1 मोल गैस है और मैं इसका टेम्परेचर जो है 1 केल्विन इंक्रीज कर रहा हूं। बताइएगा इसके कितनी एनर्जी में इंक्रीज कर रहा हूं? तो इसकी एनर्जी में इंक्रीज कर रहा हूं 1.98, या अगर आपसे ऑप्शन में गिवन हो के बताइएगा मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस है, उसका मैंने टेम्परेचर को 1 केल्विन इंक्रीज किया, बताइएगा मैंने कितना वर्क किया? 2 कैलोरीज हो गया, आपके पास 3 कैलोरीज हो गया, आपके पास 4 कैलोरीज हो गया, या आपके पास ऑल ऑफ दीज हो गया। सो ऑल ऑफ दीज आपके पास ऑप्शन क्या है? हो सकता है। ठीक है। सो ये आपके पास सॉरी ऑल ऑफ दीज नहीं, आपके पास 2 कैलोरीज का वर्क डन आपके पास हो सकता है। यानी ये आपके पास क्या है? वर्क डन या एनर्जी का क्या है? यूनिट है। ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर। ठीक है। चलो आगे चलते हैं और अपनी जगह पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने यूनिट्स ऑफ एनर्जी इन अ टर्म ऑफ आर मैंने नीचे लिख लिए हैं, प्लीज इसको गौर से देखें, आपसे पूछे जा सकते हैं, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इफ अ प्रेशर ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट आपके पास गिवन है हैविंग अ वैल्यू ऑफ
44 पॉइंट दुमरा लीटर इज। तो स्टूडेंट्स आपके पास प्रेशर की वैल्यू डिमांड है, सो हम जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT, PV विल बी इक्वल टू द nRT। अब डियर स्टूडेंट्स आपके साथ जो MCQs है मैं इसको बिल्कुल सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं, मैं जस्ट आपको इतना बताने जा रहा हूं कि आपने किस चीज को मालूम करना है, आपने प्रेशर को मालूम करना है। अब अगर डियर स्टूडेंट्स हमने प्रेशर को मालूम करना है तो हम जानते हैं कि P विल बी इक्वल टू द nRT, डिवाइडेड कर लेंगे किस चीज पर, वॉल्यूम पर। अब अगर आप यहां पे जरा सा सोचें तो आपके पास जो गिवन है, जो आपके पास वॉल्यूम का यूनिट गिवन है वो किस चीज में गिवन है, वो आपको लीटर्स में गिवन है, DM क्यूब में गिवन है। तो अगर मैं पीछे चला जाऊं और पीछे R की वैल्यू पर दोबारा चला जाऊं तो डियर स्टूडेंट्स R की वैल्यू पर आप गौर करें, अगर आपको वॉल्यूम DM क्यूब में गिवन होता है, अगर आपको वॉल्यूम DM क्यूब में गिवन होता है तो आप कौन सा लेते हैं, तो आप ATM का क्या लेते हैं, ATM, यानी आप 0.08 वाला वैल्यू R का लेंगे। तो अब आपके माइंड क्लियर हुआ होगा कि अगर हम यहां पर वैल्यू ऑफ R लगाएंगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ R मैंने 7-8 डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अगर आप वैल्यू ऑफ R लगाएंगे तो वैल्यू ऑफ R कितना लगाएंगे, 0.08 और 2-1 ये वैल्यू ऑफ R होगा। तो इन सब वैल्यूज को पुट करने के बाद जो आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स, वो आंसर अल्फा आंसर आपके पास आता है। आप जस्ट इस पर ट्राई करें, ये अल्फा विल बी द आंसर, ये आपके पास अल्फा जो है आंसर आ जाता है। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द जनरल गैस इक्वेशन, दिस इज ऑल अबाउट द जनरल गैस इक्वेशन कांस्टेंट, उससे पूछे जाने वाले MCQs मैं दोबारा से दोहरा देता हूं। जनरल गैस का जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कहां पर कौन सा वैल्यू यूज होगा आपने जस्ट क्वेश्चन में या MCQs में गिवन डेटा को सोचते हुए आपने वही वैल्यू वहां पर क्या करना है, यूज करना है। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद जो अगला टॉपिक है मेरा वो है रियल गैस इक्वेशन। और रियल गैस इक्वेशन, हाउ द रियल गैस डिविएट फ्रॉम द आइडियलिटी, इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। हम बताएंगे आपको A क्या है, B क्या है, इन सब पे हम बात कर लेते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।